सर आप आजकल फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री क्यों? अरे छोड़ना यार, कौन है यार? कह रहा आप कल फिजिक्स पढ़ा रहे, फिजिक्स क्यों पढ़ाऊंगा? चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को, है ना। ये यूट्यूब की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, अपन स्पेशल क्लास में ही है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वर्नियर थ्योरी आज की क्लास अपने को स्टार्ट करनी है। वर्नर थ्योरी के हिसाब से अब मैं नॉन स्टॉप बोलना स्टार्ट हो चुका हूँ और मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूँगा लगभग 100 मिनट तक, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है CrCl3 और साथ में लगा हुआ है .6H2O, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, इसमें क्रोमियम कौन सी स्टेट में, +3 में है या +2 में? बताओ भाई, चैट बॉक्स में। +3 में है या +2 में है? +3 में है या +2 में है? +3 में है या +2 में? क्रोमियम कौन सी स्टेट में, बोलो क्रोमियम कौन सी स्टेट में, क्रोमियम कौन सी स्टेट में? +3 में। सुदीप्तो का पहला कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है। आप सभी को मालूम है क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में, ठीक है। अगर क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, इसका मतलब इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, सही ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्रोमियम पहले +3 आएगा, फिर तो H2O आके जुड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, H2O एक तरह का लिगेंड है, इसमें मानते हो इस बात को? क्योंकि H2O के ऊपर लोन पेयर आ रहा है। H2O मोनोरेंटेड लिगेंड है या बायरेंटेड लिगेंड है? तो आंसर है H2O कौन सा लिगेंड है? H2O मोनोरेंटेड लिगेंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला H2O एक तरह का मोनोरेंटेड लिगेंड है, और ये मोनोरेंटेड लिगेंड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा ना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो किसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा? क्रोमियम को ही तो करेगा। तो मुझे एक बात आप ये बताओ कि क्रोमियम पहले न्यूट्रल रहेगा तब H2 आएगा, या क्रोमियम +3 होगा फिर H2 आएगा? तो ऑब्वियसली क्रोमियम +3 होगा तभी तो H2 आएगा, क्योंकि क्रोमियम जैसे ही +3 होगा, सुनो, क्रोमियम जैसे ही +3 होगा तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसका मतलब H2O लिगेंड बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रोमियम अगर न्यूट्रल रहेगा तो H2O आ नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रल से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा नहीं, जबकि पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर प्लस का साइन है, +3 है, तो ये नेगेटिव इसके पास अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले ये +3 स्टेट में आएगा फिर H2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्राइमरली मतलब फर्स्ट पॉइंट इसका जो होगा वो क्या होगा मालूम है? फर्स्ट पॉइंट इसका ये होगा कि इसको +3 में लाना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इसको +3 में लाना पड़ेगा, और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि H2 आके जुड़ेगा। इसका मतलब इसकी प्राइमरी फॉर्म में जो वैलेंसी होगी वो कौन सी होगी? इसकी प्राइमरी फॉर्म में जो वैलेंसी होगी वो होगी +3। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी है? इसकी +3 है, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी यही कहती है दो टाइप की वैलेंसी होती है। कौन कौन सी वैलेंसी होती है? एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। पहली जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो केवल +3 के बराबर है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। किसके नंबर के बराबर है? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है। कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, है ना। 1 डिग्री वैलेंसी भी बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, और 2 डिग्री वैलेंसी बोलते हैं किसको? सेकेंडरी वैलेंसी को। बहुत इजी है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होगी? 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो 1 डिग्री। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी? 2 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? इसका मतलब ये होगा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो +3 स्टेट होगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। तो ढेर सारे डिफरेंस आ गए, और वो डिफरेंस मैं आपको अभी याद करवाता हूं। कौन कौन से? सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है? उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? तो आंसर है पॉजिटिव में। अगर प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव में, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड होगी किससे? नेगेटिव से। तो मैं ये डिफरेंस भी साथ साथ लिखता रहता हूं कि यहाँ पे लिखा मैंने प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे लिखा मैंने कौन सी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी, और यहाँ लिखा मैंने सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो आसानी से डिफरेंस अपन लिख सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर है? पहली बात तो प्राइमरी वैलेंसी बराबर है ऑक्सीडेशन नंबर के, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। बहुत इजी है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब मैं सेकंड अगर पॉइंट बोलता हूं तो प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव, यानी कि एनायन। ये केवल एनायन से सेटिस्फाई होगी, ठीक है। जबकि ये सेटिस्फाइड बाय कैटायन, एनायन और न्यूट्रल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइमरी वैलेंसी तो खुद पॉजिटिव होती है, इसका मतलब केवल नेगेटिव सेटिस्फाई होगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो लिगेंड के बराबर होगा, और लिगेंड आपको मालूम है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, इजी है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी केवल सेटिस्फाइड होगी एनायन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी किससे भी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी एनायन से, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी कैटायन नाइन न्यूट्रल किससे भी, ठीक है। अब आता है कि प्राइमरी वैलेंसी के और कौन कौन से पार्ट है। प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट एक ही आता है कि प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री
डज नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये +3 स्टेट है ना, इससे अपन ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, जबकि टोटल जो लिगेंड लगे हुए रहते हैं उससे अपन ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, पढ़ा हुआ है क्या? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 3 है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, सॉरी ट्रायगोनल प्लेनर होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर से अपन निकाल सकते हैं ज्योमेट्री। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट डज नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री, कौन? प्राइमरी वैलेंसी, जबकि यहां पे लिखा हुआ है हेल्प्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री बताने के काम आती है कौन? ज्योमेट्री बताने के काम आती है सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि ज्योमेट्री बताने के काम नहीं आती प्राइमरी वैलेंसी। समझ में आ रहा है? अब इसके जस्ट बाद में और भी डिफरेंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंसेस बहुत सारे हो गए, है ना। अब इसका जो पॉइंट नंबर आता है 4th, है ना। अभी तक अपन ने कौन कौन सा का देख लिया? ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद अपन ने देख लिया कि यहाँ पे सेटिस्फाइड बाय एनाइन, सेटिस्फाइड बाय कैटायन एंड न्यूट्रल, ऑल ऑफ देम, ठीक है। फिर हमने देखा डज नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, हेल्प्स इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन, ये अपन देख लिया, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद में आता है प्राइमरी वैलेंसी का पॉइंट नंबर 4, ये होती है आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल क्यों होती है पता लग गया? क्योंकि आपको मालूम है आयंस के फॉर्म में आएगा, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में आएगा, आयंस के फॉर्म में आएगा। अगर ये आयंस के फॉर्म में आएगा तो ये आयनाइजेबल होगी, जबकि ये होगी नॉन आयनाइजेबल। समझ में आ रहा है? ये होगी नॉन आयनाइजेबल, जबकि ये होगी आयनाइजेबल। सही है बेटा? तो आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल का भी एक पॉइंट हो गया। और लास्ट एक और पॉइंट होता है नंबर 5 प्राइमरी वैलेंसी के लिए। एक बार फिर से अपन स्टार्टिंग से बोलते हैं, देखो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन ओनली, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कैटायन एंड न्यूट्रल, ऑल ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद डज नॉट हेल्प इन ज्योमेट्री, हेल्प्स इन ज्योमेट्री। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ गया? आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। अब आपको याद होगा आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है? तो आंसर है नॉन डायरेक्शनल होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको मालूम है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए जो 5वां पॉइंट है, ये 5वां पॉइंट बड़ा ईजी है, ये होगी नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? नॉन डायरेक्शनल वैलेंसी, ठीक है। जबकि ये जो वैलेंसी होगी ये डायरेक्शनल होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डायरेक्शनल होगी, कौन सी? सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होगी, ठीक है। गला खराब हो रहा है भाई का आज। सही भाई। तो प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होगी, ठीक है। ये अपन ने डिफरेंस देख लिए। मेरे हिसाब से वर्नर थ्योरी आपके दिमाग में क्लियर है अभी तक तो, ठीक है। अब इसके ऊपर और क्वेश्चन कैसा आता है नीट के पेपर में, ठीक है, बताता हूँ। यूट्यूब का चल नहीं रहा सर सेशन, है ना। चलो मैं वो लिंक डिलीट कर देता हूँ, मैंने जो अभी ग्रुप में भेजी है। आगे क्या बच्चे? थैंक यू बेटा शीतल, गॉड ब्लेस यू। सही है, थैंक यू बेटा इतनी केयर करने के लिए मेरी, है ना। हाँ, अब इसके जस्ट बाद में देखो और भी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, ठीक है। सवाल और कैसे कैसे आते हैं? सवाल ऐसा आते हैं जैसे कि आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहता है, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, दिया हुआ नहीं रहता। CrCl3.5H2O ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? CrCl3.5H2O लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो CrCl3.5H2O में क्रोमियम कौन से स्टेट में? +3 स्टेट में। सही है भाई। क्रोमियम कौन से स्टेट में? +3 स्टेट में। अगर क्रोमियम +3 स्टेट में, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? क्रोमियम +3 स्टेट है मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा ना भाई। जो भी +3 स्टेट में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है मतलब यहाँ पे कितने लगेंगे? कितने लग जाएंगे? 6 लिगेंड लग जाएंगे या 5 लग जाएंगे? 6 लिगेंड लग जाएंगे ना। अब उन 6 में से 5 तो होंगे H2O, तो यहाँ 5 H2O लग गए, है ना। 5 को 6 करने के लिए एक और क्लोरीन मैंने अंदर भेज दिया। समझ में आ रहा है सभी को? तो 5 को 6 करने के लिए एक और मैंने क्लोरीन अंदर भेज दिया, तो CrH2O होल 5Cl और डब्बे के बाद Cl2। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन चुका है। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा अपने को करना है। तो कुल मिला के मेरी एक ट्रिक इसमें दिमाग में सेट कर लो आप, कौन सी? कि जो भी डॉट करके लगे हुए हो ना, पहले तो वो अंदर भेज देते हैं। देखो डॉट करके लगा हुआ है ये, तो अपन ने डॉट करके जो भी लगे हुए होते हैं वो अंदर भेज दिया। मतलब यहाँ पे 5 H2O थे डॉट करके, वो अपन ने अंदर भेज दिए। और जो बचा हुआ 5 H2O लग गए, तो या तो 5 टोटल पूरा हो गया। अब बचा हुआ 1 हुआ, क्योंकि आपको मालूम है टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो 5 तो ये लग गए और 1 बचा हुआ ये लग जाएगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 होगी। इसका मतलब टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 6 हो गया। तो भाई की एक बात दिमाग में सेट कर लो, जो डॉट करके लगे हुए होंगे पहले उसको अंदर भेज दो। क्या बोला? जो डॉट करके लगे हुए होंगे पहले उसको अंदर भेज दो, उसके बाद एडजस्ट कर दो। क्या बोला? उसके बाद एडजस्ट कर दो। एडजस्ट तो करना ही पड़ता है,
समझ रहे होंगे, हाँ ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे डॉट करके यहाँ पे 5 लगे हुए हैं, तो 5 H2 अंदर भेज दिए और 5 को 6 करने के लिए एक और क्लोरीन अंदर भेज दिया। मतलब ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। और जो बचे हुए क्लोरीन है वो बाहर लगा दिया, मतलब एक क्लोरीन अगर अंदर चला गया तो बचे हुए 2 क्लोरीन बाहर ही तो आएंगे। टोटल 3 थे ना, अगर टोटल 3 थे तो एक अंदर लग गया तो बाकी 2 बाहर लग गए, ठीक है। अनुपम हंस रहा है, तू यार हंसता ही रहता है दिन भर यार, कौन है यार ये बात है, ठीक है। आगे समझ में भाइयों बनो, क्लियर है। तो ऐसे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन होता है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ऐसे की, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन होता है आपके सामने ये वाला क्वेश्चन नंबर टू अगर ऐसा कुछ होता है आपके सामने CrCl3 और डॉट लगा के 6H2O लग दिए इस बार, ठीक है। इस बार 6H2O लग गई। अब बताओ 6H2O लग गए तो क्या होगा, CrH2O का होल 6 और होल 6 के बाद डब्बे के बाहर Cl3 आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सोच समझ के जवाब देंगे। बताओ पहले वाले को पानी में डालने पर टोटल कितना आयन बनेंगे, पहले वाले को पानी में डालने पर टोटल कितना आयन बनेंगे, बोलो भाई, है क्या बच्चे क्लास में? वेरी गुड, विरांची ने लिख दिया 2 नहीं बेटा 3 बनेंगे, है ना। पहले वाले को पानी में डालने पर 3 मिलेंगे। 3 कैसे मिलेंगे पता लग गया। देखो 2 तो क्लोरीन है और एक डब्बा भी तो है। वापस देखो यहाँ पे 2 तो क्लोरीन है और एक डब्बा भी है, तो टोटल मिला के 3 हो गए ना, नहीं समझे। ये 2 क्लोरीन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब 3 आयन्स मिलेंगे ना। तो पहले वाले को पानी में डालने पर कितना आयन मिलेंगे, 3। अब बताओ दूसरे वाले को पानी में डालने पर कितना आयन मिलेंगे। अब देखते हैं कौन कौन बताता है। अनुपम ने कहा 4 नीचे वाले में, सही बात है। विरांची का कमेंट भी सही है, अनुपम का कमेंट भी सही है, ढेर सारे बच्चों का कमेंट सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 4 ही बनेंगे ना। इसका मतलब दूसरे वाले को पानी में डालने पर कितना आयन बनेंगे, 4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले के नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, पहले वाले के नंबर ऑफ आयंस होंगे 3, दूसरे वाले के नंबर ऑफ आयंस होंगे 4। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आयंस दूसरे वाले के ज्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस दूसरे वाले के ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने के कारण इसकी कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी या कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन ऐसा है जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है पता लग गया, जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा किसके हो गए, इसके हो गए। अगर नंबर ऑफ आयंस के ज्यादा हो गए मतलब कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। कर लोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो आता है कि भाई नंबर ऑफ आयंस ज्यादा किसके होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा किसकी होगी, तो सेकंड वाले की होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं AgNO3 डाल दूं, अगर मैं क्या डाल दूं, AgNO3, अगर मैं इसमें AgNO3 डाल दूं तो AgCl के कितने मोल पीपीटी बनेंगे। एक्सेस AgNO3 डालने पर, एक्सेस AgNO3 डालने पर कितने मोल AgCl के पीपीटी बनेंगे। देखो इसमें एक्सेस AgNO3 डालने पर ये जो बाहर वाला क्लोरीन है यही तो पीपीटी बनाएगा। सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि ये जो अंदर वाला क्लोरीन है ये तो अपने आप में स्टेबल है, सही ना। ये जो अंदर वाला क्लोरीन है तो अपने आप में स्टेबल है, जबकि जो बाहर वाला क्लोरीन है ये अपने आप में अनस्टेबल है, ये निकल सकता है, ठीक है। आपको मालूम है फ्री क्लोराइड आयन कितने होंगे इसमें, 2 या 3, बोलो भाई जल्दी से। फ्री क्लोराइड आयन कितने होंगे, 2 या 3, 2। वेरी गुड, विरांची का पहला कमेंट था। तो मैंने बोला कि इसमें फ्री क्लोराइड आयन कितने होंगे, 2 होंगे। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें फ्री क्लोराइड आयन 2 है। इसका मतलब AgNO3 एक्सेस में डालने पर, क्या बोला, AgNO3 एक्सेस में डालने पर इसमें कितने मोल AgCl के पीपीटी आएंगे, तो आंसर है 2 मोल AgCl के पीपीटी आएंगे। किसमें, फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब इसकी अगर बात करो तो कितने मोल AgCl के पीपीटी आएंगे, 3। वेरी गुड, सौम्या का पहला कमेंट था, शीतल ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। अनुपम का भी वेरी गुड, ठीक है। इजी है ना, ऐसे अपन देख सकते हैं। तो इसके कितने मोल AgCl के पीपीटी आएंगे, 2। इसके कितने मोल AgCl के पीपीटी आएंगे, 3। तो ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी, है ना, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी कितने होंगे, मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी होंगे 2, है ना। और यहां पे मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी इधर कितने होंगे, मोल्स ऑफ AgCl एज पीपीटी इधर कितने होंगे, इधर कितने होंगे, इधर कितने होंगे, इधर 3 होंगे। 3 कैसे होंगे पता लग गया, ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ AgCl पीपीटी भी निकाल सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पक्का आ रहा है समझ में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मेरे हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। बस वही है कि आपको कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरी बात दिमाग में सेट कर लो। कौन सी बात, आपको ये बोल रहा हूं मैं कि जो डॉट करके लगा हुआ होगा, है ना, बाहर वाले Cl काउंट कर लेंगे। बिल्कुल सही बोला विरांची ने, ठीक है। तो मैंने बोला जो डब्बे के बाहर लगा हुआ होगा, जो डब्बे के बाहर लगा हुआ होगा वो AgCl के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, जो डॉट करके लगा हुआ होगा पहले वो अंदर भेज दो, उसके बाद एडजस्ट कर दो, ठीक है। जो डॉट करके लगा हुआ होगा पहले उसको अंदर भेज दो और बाद में एडजस्ट कर लो।
जो डॉट करके लगा हुआ होगा उसको अंदर भेज दो, मतलब 5 अंदर भेज दो। उसके बाद एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक और बचेगा तो एक यहाँ लिख दिया, इजी है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे भी वही है, डॉट करके लगा हुआ है तो उसको अंदर भेज दिया और बाद में एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ तो एडजस्ट करने की बात ही नहीं है क्योंकि 6 के 6 अंदर लग गए। कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। शक्ल चेंज होती रहेगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब जब शक्ल चेंज होती रहेगी का मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। एक मिनट, है ना, इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है PtCl4 और डॉट 4NH3, है ना। ये सपोज ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, PtCl4 डॉट 4NH3, ये सपोज ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स हो गया। और इसी तरह से एक और लिखता हूं मैं यहाँ पे PtCl4, सुनो, PtCl4 डॉट यहाँ लगा हुआ है 3NH3। अब बताओ इन दोनों में से किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, बोलो भाई जल्दी, ए या बी। किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, ए या बी। कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई सोच रहा है दूसरों को लिखने दो। अरे यार बेटा डब्बा बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ। प्लैटिनम +4, प्लैटिनम यहाँ भी +4। प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अरे बोलो ना। प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। वेरी गुड, 6 ही होता है, ठीक है। तो 6 होता है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा मालूम है, PT के साथ NH3 के साथ होल 4, जितने डॉट लगे हुए वो अंदर भेज दूं, फिर एडजस्ट कर लूं। एडजस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 करने के लिए Cl2 लगा दिया और बचे हुए 2 क्लोरीन बाहर लगा दिए। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब बताओ ऐसे सेकंड वाले में, ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में क्या होगा, PT के साथ क्या आएगा, NH3 के साथ क्या आएगा, होल थ्राइस के साथ क्या आएगा, Cl। बोलो कितना, PT NH3 होल थ्राइस, फिर Cl3 और बचे हुए कितने क्लोरीन बाहर आएंगे, 1 क्लोरीन बाहर आएगा ना, ये रहा। अब बताओ यहाँ पे पहले वाले में टोटल कितने, वेरी गुड अनुपम की बात सही है, ठीक है। तो पहले वाले में टोटल कितना आयंस आएंगे, पहले वाले में टोटल आयंस कितना आएंगे, बोलो जल्दी बोलो। पहले वाले में टोटल आयंस कितना आएंगे, 3। दूसरे वाले में टोटल आयंस कितना आएंगे, दूसरे वाले में टोटल आयंस 2 आएंगे। पहले वाले में टोटल आयंस 3 आएंगे, दूसरे वाले में टोटल आयंस 2 आएंगे। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा पहले वाले के, इसका मतलब कंडक्टेंस ज्यादा होगी ए वाले की, ठीक है। कर लोगे ना, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का ऑर्डर अपन निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आ गया समझ में। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप एग्जाम में आ गए तो, कंडक्टेंस के क्वेश्चन, AgCl के PPT के क्वेश्चन, ठीक है। कितने मोल AgCl का PPT बनता है उसके भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ पहले वाले में AgCl के कितने मोल्स PPT आएंगे, बोलो। पहले वाले में AgCl के कितने मोल PPT आएंगे, बोलो जल्दी बोलो। 2, वेरी गुड, ठीक है, इजी है ना। ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि शीतल का पहला कमेंट था 2। अब बताओ दूसरे वाले में कितने मोल्स AgCl के PPT आएंगे, 1। इजी है ना, ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर। शैली इज ऑल्सो इन क्लास, क्या बात है सही है, हो गया भाई। तो इसी के साथ ये सारी बातें खत्म। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, उसका टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है रिप्रेजेंटेशन का। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है PtCl4 और डॉट करके और 4NH3, अभी जो अपन ने क्वेश्चन लिया था उसी का बोल रहा हूँ। इसका डब्बा तो अपन बना ही सकते हैं। डब्बा कैसे बनाएंगे, और करके लिख दूँ। डब्बा इसका ऐसा बनाएंगे, PT के साथ क्या लिखा हुआ है, NH3 के साथ क्या लिखा हुआ है, होल 4 के साथ Cl2 और डब्बे के बाहर फिर से Cl2। हो गया भाई। अब ये जो अंदर वाला क्लोरीन है, सुनना ध्यान से, ये जो अंदर वाला क्लोरीन है ये लिगेंड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। अंदर वाला जो क्लोरीन है, ये रेड बटन दबा दीजिएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो अंदर वाला क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। ये जो अंदर वाला क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये लिगेंड भी है, मानते हो इस बात को। अगर ये लिगेंड है इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है या प्राइमरी वैलेंसी को, बोलो, चैट बॉक्स ओपन है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी, ये जो लिगेंड है इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरी गुड, विरांची का पहला कमेंट था, ठीक है। मैंने बोला कि ये अगर ये लिगेंड है इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लिगेंड है इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है।
दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये बात है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द वैलेंसीज, ठीक है। अब बताओ ये जो अमोनिया है क्या ये लिगेंड है, यस और नो? आंसर है यस, ये लिगेंड है, ठीक है। अमोनिया लिगेंड तो है, बट क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? आंसर है नो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं। अगर ये लिगेंड है पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लिगेंड है पर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है केवल कौन सी वैलेंसी को? सेकेंडरी वैलेंसी को, यानी कि 2 डिग्री वैलेंसी को। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसके ऊपर नेगेटिव तो है नहीं भाई, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर +4 है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके ऊपर +4 है, तो भाई साहब +4 को सेटिस्फाई करने के लिए -4 चाहिए ना, तो -4 कहां से आया? -4 यहां से आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यार Cl2 होंगे, हाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे Cl2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -4 यहां से आया, तो सेटिस्फाई करने के लिए ये आया ना यहाँ से। अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? अंदर वाला क्लोरीन, अंदर वाला क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को, है ना, प्लस सेकेंडरी वैलेंसी को। लिगेंड है क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला अमोनिया है ये केवल सेकेंडरी वैलेंसी को, जबकि बाहर वाला जो क्लोरीन है ये केवल प्राइमरी वैलेंसी को। समझ आ गया सभी को? ये समझ आ गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डब्बे के अंदर नेगेटिव होता है, क्या बोला? जो डब्बे के अंदर नेगेटिव होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है? बताओ, चैट बॉक्स ओपन है। जो डब्बे के अंदर नेगेटिव होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है? बोथ, वेरी गुड, ठीक है। वीरान जी का पहला कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है, इजी है ना। जो डब्बे के अंदर नेगेटिव होता है वो सेटिस्फाई करेगा दोनों को। डब्बे के अंदर मतलब लिगेंड, नेगेटिव मतलब प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है, और लिगेंड है मतलब सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो डब्बे के अंदर नेगेटिव होता है वो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। समझ में आ गया सभी को? ये बात है, ठीक है। जबकि डब्बे के अंदर जो न्यूट्रल होता है, डब्बे के अंदर जो न्यूट्रल होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है? बोलो, जो डब्बे के अंदर न्यूट्रल होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है? ये डब्बे के अंदर न्यूट्रल है ना, ये डब्बे के अंदर न्यूट्रल है, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया सभी को? तो बस इतनी सी बात है, ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डब्बे के बाहर कोई नेगेटिव हो, डब्बे के बाहर ये वाला नेगेटिव है, तो डब्बे के बाहर ये नेगेटिव है तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे अपन डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो, इसका डायग्राम बना के अगर मैं आपको बताऊं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लैटिनम लिखा बिल्कुल बीच में, प्लैटिनम के साथ 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई इसकी, है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। लाइन जो बनाई है वो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमोनिया लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से अमोनिया लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे अमोनिया लिखे हुए हैं, सुन रहे हो? ये बहुत सारे अमोनिया लगा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अमोनिया अमोनिया बहुत सारे अमोनिया लगा दिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, है ना। अच्छी राइटिंग में लिख दूँ, ये पेन लैग कर रहा है यार। ये Cl और ये भी Cl, ये अमोनिया, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए क्लोरीन हो गए, तो अब ये जो क्लोरीन है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइन भी बनाया और डॉट डॉट भी बनाया। समझ मारा? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो लाइन भी बनाया और डॉट डॉट भी बनाया क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब जो बाकी वाले हैं वो किसको कर रहे हैं? केवल प्राइमरी को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डॉट डॉट आएगा या लाइन आएगी? तो डॉट डॉट आएगा, तो यहाँ पे डॉट 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 लगा के क्लोरीन, इसी प्रकार से फिर से वही डॉट डॉट लगा के क्लोरीन, ठीक है। आ गया समझ में? आ रहा है समझ में? ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सारी बातें खत्म हो गई। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? ऐसा अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी को, सेकेंडरी वैलेंसी को, किसी को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको। हाँ बेटा, क्लियर है? तो अब जाके वर्नर थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है। तो वर्नर थ्योरी का रिवीजन करते हैं जल्दी से। इसमें पोल कैसे ले? पोल लेने के लिए शायद यहाँ कुछ होता है, नहीं ले पा रहा पोल। चलो अगली बार सीख के आऊँगा पोल कैसे लेते हैं, है ना, फिर मैं पोल ले लूँगा अगली बार। 1 मिनट, फील आ रहा है ना? बिल्कुल सही अनुपम, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, ये वैसे अनप्लान क्लासेस है सारी सारी, मैं आपको बता दूं, है ना। पूरी प्लानिंग के साथ अपन उतरेंगे जून में, है ना, मतलब अगले महीने से पूरी प्लानिंग के साथ क्लासेस लूँगा और उसमें आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा। अभी तो मतलब जो याद आ रहा है वो मैं ले रहा हूँ क्लासेस, ठीक है। तो जून में क्विज अपने स्टार्ट करते हैं वापस से, है ना, फिर से अपने क्विज स्टार्ट करते हैं जून से, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपके सामने खत्म हो गया। अब इसी के साथ वर्नर थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है। वर्नर थ्योरी के बाद अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या? बहुत सारी लिमिटेशन है ना। वर्नर थ्योरी ने कभी 17 जून को एग्जाम है। अच्छा, कौन सा?
चलो भाई, तो मैं ये कह रहा था कि वर्नर थ्योरी के लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। ना तो उसने ज्योमेट्री के बारे में बताया, ना उसने कभी हाइब्रिडेशन के बारे में बताया, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया, हाइब्रिडेशन के बारे में नहीं बताया। अच्छा, रिसर्च यूजी, ओके, गजब, वेरी गुड। तो ना तो उसने ज्योमेट्री के बारे में बताया, ना उसने हाइब्रिडेशन के बारे में बताया, ना उसने स्प्लिटिंग के बारे में बताया, ना उसने कलर के बारे में बताया। तो वर्नर थ्योरी तो इजी था, ठीक है, और उसके ड्रॉबैक बहुत सारे थे, इसलिए गलत हो गया। अब जो अगला आता है वो अपन मेन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगाओ, वीबीटी एंड सीएफटी। एक साथ पढ़ाऊंगा दोनों को, वीबीटी एंड सीएफटी, वीबीटी एंड सीएफटी। ये आपके सामने एक नया टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है वीबीटी एंड सीएफटी। पहली बात तो वीबीटी का मतलब क्या है? वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोला? वीबीटी का मतलब क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सीएफटी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पहले तो अपन वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। वीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। तो वीबीटी का फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। और सीएफटी का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। साथ साथ कॉपी करते रहो, है ना। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले अपन वीबीटी के बारे में यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, वीबीटी के हिसाब से क्या होता है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप का अपन दो टाइप का नहीं, यहाँ पे अपन बहुत सारे टाइप की हाइब्रिडेशन देख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे डिफाइंड होगा, साथ साथ कॉपी करो, अगर यहाँ पे डिफाइंड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होगा और साथ में यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है। लिख लिया सभी ने? इधर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर और इधर होगी हाइब्रिडेशन, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 है, मतलब मिनिमम से मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 ही तो होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? एसपी होगी, सही है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? एसपी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो अगर आप नोट कर रहे हैं तो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके दो केस बनते हैं, एक तो sp3 हो सकता है और एक dsp2 भी हो सकता है। सुनना, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है इसका तो आंसर दो हो सकते हैं, या तो sp3 होगा या क्या होगा? dsp2 होगा। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। अब किसी का मालूम हो तो sp3 का मतलब क्या है? sp3 का मतलब क्या है? शैली अभी तक क्लास में सही है। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा, है ना, मतलब ज्योमेट्री का नाम। sp3 का मतलब क्या होगा? टेट्राहेड्रल, सही बात है। और dsp2 का मतलब क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, सही ना। तो dsp2 का मतलब होगा स्क्वायर प्लेनर और sp3 का मतलब होगा टेट्राहेड्रल। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब इसके आगे अपन और भी देखते हैं, ठीक है। हटाओ, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लो, है ना। अब इसके जस्ट बाद में और भी देखते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 5 हो तो इसके भी दो केस बनते हैं, एक तो sp3d बनता है और एक dsp3 बनता है, ठीक है। ये क्या होता है बाद में बताऊंगा, पहले आप लिख लो। और इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? लिखेंगे सब लोग। इसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोला? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। ये हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसके भी दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा sp3d2 और एक बनेगा d2sp3। लिख लिया? sp3d2 और d2sp3, ये दो केस बन गए, ठीक है। अब देखो, sp32 और d2sp3 में इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि पहली बात तो इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? इसकी ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, वो सारी बातें अपनी क्लास में आने वाली है, ठीक है ना। तो इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है, आउटर ऑर्बिटल कौन सा होता है, वो सारी बातें अपन बताने वाले। कॉपी कर लो आप साथ साथ अगर कॉपी कर रहे हैं तो। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है sp3d2, सुनना ध्यान से, और यहाँ पे लिखा हुआ है d2sp3, ये दो केस आपके सामने आ गए, एक तो sp32 और एक d2sp3, ठीक है। ये दो केस आपके सामने आ गए। ये जो d2sp3 और ये जो sp32 होता है ना, उनके अलग अलग केसेस होते हैं। देखो, सबसे पहले sp32 में क्या होगा मालूम है? sp32 में होगा, एक तो कॉपी कर लो साथ साथ, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिख लिया? इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको बोलेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लिख लिया? इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब किसी का मालूम हो तो ये जो पहले वाला होता है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, वो क्या होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? बोलो भाई, चैट बॉक्स ओपन किया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स? ऊपर वाला कौन सा होगा? हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? ऊपर वाला कौन सा होगा? हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा? ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तो ऊपर वाला यानी कि ये वाला कौन सा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ऊपर वाला होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जबकि नीचे वाला ये जो होगा ये कौन सा होगा मालूम है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सॉरी, अरे यार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बताता हूँ मतलब, बताता हूँ, रुक जा अनुपम, है ना। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। सॉरी। तो अब देख, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बताता हूँ, पहले इसको नोट कर ले एक बार। देखो तबीयत खराब, ओ माय गॉड। चीकों की बारिश। टेक रेस्ट सर। अरे रुक जा यार। अब देख भाई, यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं। पहले आप नोट कर लो। sp3 का मतलब होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d2sp3 का मतलब होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और जो d2sp3 होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन भी बोलते हैं और आउटर ऑर्बिटल को हाई स्पिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, है क्या ये। देख बेटा, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है d2sp3, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, d2sp3 लिखा हुआ है, ठीक है। d2sp3 में ये है कि ये वाला पार्ट 3d का होगा, तो ये वाला पार्ट 4s का होगा, तो ये वाला पार्ट 4p का होगा। सुन रहे हो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4s है, 4p है और यहाँ पे 3d है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ns है, अगर ये np है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा मालूम है, ये वाला पार्ट n-1d का होगा। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, n-1d का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे d जो आ रहा है ये एक कम आ रहा है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कम आने का मतलब समझ में आया। एक कम आने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये 4 है तो ये 3 है, मतलब एक कम है ना, सिंपल सी बात है। ये एक कम हो गया, ये एक माइनस हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर वाला हो गया भाई, न्यूक्लियस के पास वाला हुआ ना। अब देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं sp3d2, सुन रहे हो, sp3d2 में क्या होगा, sp3d2 में ये होगा कि ये वाला पार्ट होगा 4s का, ये वाला पार्ट होगा 4p का और ये वाला पार्ट होगा 4d का। मतलब ये ns होगा, ये np होगा, तो ये भी nd होगा, सही ना। अब ये बताओ कि अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो कंपेयर करते समय मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे 4s 4p तो कॉमन है ना, यहाँ पे है ना। डिफरेंस किसका आ रहा है, ये 3d का 3 और ये 4d का 4। भाई 3d का 3 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास है या दूर है, बोलो भाई। न्यूक्लियस के पास है ना भाई, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगा ना, इजी है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो थर्ड ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के पास होगा, अगर ये न्यूक्लियस के पास होगा तो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के पास है, तो लोअर ऑर्बिट हुआ ना। अगर लोअर ऑर्बिट हुआ तो लो स्पिन हुआ, इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए मैंने इसको क्या बोला था, इसको मैंने बोला था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आ गई फील आपको, हाँ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अरे भाई की क्लास में फील आती है अच्छा को, हाँ ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। हायर ऑर्बिट से निकला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आ रहा है समझ में, हायर ऑर्बिट से क्या निकला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स निकला, और लोअर ऑर्बिट से क्या निकला, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निकला। इजी है ना, पहले रटता था, समझ गया, क्या बात है बेटा, वेरी गुड, है ना। अरे इनऑर्डिक ऑर्डिक फिजिकल सब आती है भाई को भगवान के दया से, ठीक है, और फील के साथ, है ना, ये बात है, ठीक है। अब देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब एक और बात आती है, देख इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, ये तो बहुत इजी है। अब ये बताओ, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो कौन सा इनर होगा और कौन सा आउटर होगा, अंदर वाला कौन सा होगा ये बताओ, 3 होगा इनर या 4 होगा इनर, बताओ। थर्ड होगा ना इनर, वेरी गुड, है ना, अनुपम का पहला कमेंट था, ठीक है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है भाई। इसको मैंने बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोल दिया मालूम है,
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, इसको मैंने बोल दिया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये बात है, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, समझ पा रहा है सभी को? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला है तो इनर बोल दिया, बाहर वाला है तो आउटर बोल दिया। ये अंदर वाला है ना 3 और ये बाहर वाला है ना 4, तो अंदर वाला है तो इनर ऑर्बिटल बोल दिया, बाहर वाला है तो आउटर ऑर्बिटल बोल दिया। समझ में आ गया सभी को? ये बात है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, लॉजिक के साथ पढ़ रहे हैं अपन, फर्जीवाड़े में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री क्लास है तो मैं एकदम से जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, नहीं, लॉजिक के साथ, ठीक है भाई। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सब लो स्पिन, हाई स्पिन, ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके जस्ट बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि इसमें अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे चीज़ों को, ठीक है। ये तो अपन ने वीबीटी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि भाई सबसे पहले शुरुआत करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में क्या था? एसपी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में क्या था? sp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या था? sp3 या dsp2। अच्छा, इसमें dsp2 में dx² - y² काम में आता है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या था? sp3d या dsp3 में से कोई एक। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या था? sp3d2 या d2 sp3 में से कोई एक, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि sp32 को क्या बोलते हैं? लो स्पिन या हाई स्पिन? क्या है कशा? हेलो। sp3d2 को क्या बोलते हैं? हाई स्पिन बोलते हैं। d2 sp3 को क्या बोलते हैं? लो स्पिन बोलते हैं। sp3d2 को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? तो आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं। जबकि d2 sp3 को क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल बोलते हैं। ये सब अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे CFT के बेसिक्स को, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ CFT, ठीक है। फिर मैं आपको मिक्स करके और आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मजा आएगा बेटा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अपन CFT का बेसिक करेंगे, VBT का अपन ने कर ही लिया, फिर दोनों को अपन मिला के पढ़ेंगे, फिर वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे CFT के बेसिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोला? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। वेरी गुड, अनुपम इज ऑल्सो इन क्लास। क्या है कशा? आई एम वेरी गुड बेटा, यस, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिकली क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपन क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं। अब किसी को मालूम हो तो एक तो होता है आयनिक और एक होता है कोवलेंट, ठीक है। आयनिक के लिए वर्ड क्रिस्टल होता है या कोवलेंट के लिए? बता, जल्दी बता। ये जो क्रिस्टल शब्द है या जो क्रिस्टल वर्ड है, या आयनिक के लिए या कोवलेंट के लिए? जल्दी बताओ। आयनिक के लिए। वेरी गुड, विरांची, अनुपम दोनों का कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है। क्या कशा ऑल्सो, ढेर सारे बच्चों का, ठीक है। इजी है ना? मतलब ये आयनिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर ये आयनिक के ऊपर बेस्ड है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होगा, ठीक है। तो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होगा। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल क्यों होगा आपको पता लग गया? क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि आयनिक के ऊपर बेस्ड होगा। भाई सिंपल सी बात है, आयंस जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, ठीक है, और वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, बहुत इजी है ना। क्या कि इसमें लिगेंड्स को अपन, मतलब आयनिक लिगेंड्स जो होते हैं उसको अपन मानते हैं पॉइंट चार्जेस। क्या मानते हैं? पॉइंट चार्जेस, ठीक है। जो आयनिक लिगेंड्स होते हैं उनको अपन पॉइंट चार्जेस मानते हैं, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनको डाइपोल मानते हैं। मैं एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ, है ना, कि यहाँ पे जो आयनिक लिगेंड्स हैं, कौन से लिगेंड्स हैं? आयोनिक लिगेंड्स है। जो आयनिक लिगेंड्स हैं उनको मैं मानता हूँ क्या? पॉइंट चार्जेस। साथ साथ कॉपी करते रहो। आयनिक लिगेंड को मैं मानूंगा पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में, और न्यूट्रल लिगेंड्स को मानेंगे अपन किसके तरह? डाइपोल के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स को अपन मानेंगे डाइपोल और आयनिक लिगेंड को अपन मानेंगे पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। अब सुनना, आयनिक लिगेंड्स को अपन मानेंगे कौन सा? पॉइंट चार्जेस, और न्यूट्रल लिगेंड को मानेंगे डाइपोल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है, किस तरह से डिफाइंड होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। पॉइंट चार्जेस अपन क्यों अज्यूम करते हैं? क्योंकि अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं कौन सा टॉपिक? अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं कूलम्स लॉ को, और कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्जेस का लगता है, आपको पता ही है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आयनिक लिगेंड होंगे, इसका मतलब पॉइंट चार्जेस मानेंगे, न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोल मान लेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आगे की बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना। आयनिक लिगेंड, पॉइंट चार्जेस, न्यूट्रल लिगेंड, डाइपोल वाली बात आ गई, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे CFT जब होगी तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है? इसका मतलब ये होगा कि d ऑर्बिटल्स जो होंगे उसके साथ लिगेंड एंटर करेगा। अब लिगेंड एंटर करेगा तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए d ऑर्बिटल होते कौन कौन से, ये अपन देखने वाले हैं सबसे पहले कि व्हाट इज d ऑर्बिटल, ठीक है। हाउ मेनी d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट? तो सिंपल सी बात है, d ऑर्बिटल यहाँ पे होते हैं दो टाइप के। बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ, ठीक है। d ऑर्बिटल यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है T2G
और एक होता है ईजी, है ना। बेसिकली ये जो ईजी होता है ना, इसको बोलते हैं अलोंग दी एक्सिस। क्या बोलते हैं? अलोंग दी एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं अलोंग दी एक्सिस। ये AXES प्लूरल है एक्सेस का, है ना, एक्सेस का प्लूरल है, इसलिए। क्या बात है, वेरी गुड, विरांचन लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये प्लूरल है एक्सेस का, तो AXES हो गया, ठीक है। और ये जो होता है T2G, ये होता है बिटवीन दी एक्सेस। क्या बोला? बिटवीन दी एक्सेस, ठीक है। तो ये बिटवीन दी एक्सेस हो गया, और ये अलोंग द एक्सेस हो गया, ठीक है। ये तो बिटवीन द एक्सेस हो गया, मतलब एक्सेस के बीच में हो गया, और ये अलोंग द एक्सेस मतलब एक्सेस के ऊपर हो गया, ठीक है। अब ये जो बिटवीन द एक्सेस वाले होते हैं ना, T2G, ये फिर तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से तीन तरह के होते हैं? साथ साथ कॉपी कर लो अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो। DXY, DXY, उसके बाद DYZ, उसके बाद DZX, ठीक है। तो DXY, DYZ और DZX, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो EG होता है ना, EG, ये फिर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है DX² - Y² और एक होता है DZ², ठीक है ना। एक होता है DX² - Y² और एक होता है DZ², ठीक है। ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये अलोंग द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस वाली कहानी का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। देखो, अलोंग द एक्सेस का मतलब क्या है कि एक्सेस के ऊपर होगा, यानी कि DX² - Y² और DZ²। अब देखो, DX² - Y² का डायग्राम कैसा होगा? DX² - Y² का डायग्राम ऐसा होगा कि ये X और Y, ये X और ये Y, ठीक है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, देखो ये आ रहा है समझ में? हाँ, तो DX² - Y² मतलब X के ऊपर और Y के ऊपर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से DZ² में क्या होगा? ये Z एक्सेस है, और Z एक्सेस के ऊपर ये देखो, Z एक्सेस के ऊपर ये हो गया डंबल, है ना, और चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। पता होगा आप सभी को, है ना। तो ये DX² - Y² और ये DZ², ठीक है। दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आप सबको दिखे, ठीक है। तो ये है DZ², ठीक है। तो DX² - Y² और DZ² आपके सामने आ गया। अब ऐसे DXY, DYZ, DZX में किसी का भी डायग्राम बना लेंगे। सपोज यहाँ पे DXY है, तो X और Y के बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो X और Y के बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो DXY का डायग्राम ऐसा हो गया। सही है भाई, ऐसे अपन देख सकते हैं। तो अलोंग द एक्सेस, बिटवीन द एक्सेस वाली कहानी समझ में आई। अलोंग द एक्सेस का मतलब क्या? एक्सेस के ऊपर। बिटवीन द एक्सेस का मतलब क्या? एक्सेस के बीच में। सही है, एक्सेस के ऊपर और एक्सेस के बीच वाली बात समझ में आ गई। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब डी ऑर्बिटल, मैंने बताया 5 तरह के होते हैं। अच्छा, टोटल मिला के 5 तरह के हो गए। टोटल मिला के 5 तरह के कैसे हो गए? DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX हो गया, है ना। बीच में थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। हाँ, मैं लगातार 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ अभी। हाँ, तो थक जाते हैं, क्या करें। तो मैं बोल रहा था कि DXY, DYZ, DZX, है ना। उसके बाद DX² - Y² और DZ², ठीक है। टोटल मिला के 5 तरह के हो गए। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पे ये जो 3 है, ये अलोंग द एक्सेस है या बिटवीन द एक्सेस है? बिटवीन द एक्सेस है। और ये जो 2 है, ये क्या है? अलोंग द एक्सेस है, ठीक है। अलोंग और बिटवीन की कहानी भी समझ में आ गई आपको, कौन सा अलोंग होता है, कौन सा बिटवीन होता है, ये भी समझ में आ गई। चलिए, अब इसके जस्ट बाद में मैं आपको बताता हूँ लिगेंड कैसे एंटर करता है, कैसे रिपल्शन होता है, कैसे स्प्लिटिंग होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सुनो, मैं क्या बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल में सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को। किसको डिस्कस कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल को। अब देखो, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा मालूम है? ऑक्टाहेड्रल में ये होगा मेटल M, मेटल M, है ना। ये मेटल M है, और एक मिनट, हाँ, ये मेटल M है, और ये मेटल M के साथ ही साथ यहां पे लिगेंड एंटर कर रहे हैं। ये 2 लिगेंड, इसी प्रकार से ये टोटल मिला के हो गए 6 लिगेंड्स, है ना। अरे यार, हाँ, सही है। अब ये टोटल मिला के 6 लिगेंड्स हो गए, ठीक है। अब किसी को मालूम हो तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 लिगेंड्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 ही होगा ना। हाँ, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट में लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। बात सही है बेटा। टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। अब मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 लिगेंड आ रहे हैं एक्स एक्सेस पे,
ये सपोज दो लिगेंड आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये सपोज दो लिगेंड आ रहे हैं वाई एक्सिस पे, और ये सपोज दो लिगेंड आ रहे हैं कहाँ पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। मतलब दो लिगेंड आए एक्स एक्सिस पे, दो लिगेंड आए वाई एक्सिस पे, दो लिगेंड आए जेड एक्सिस पे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दो लिगेंड आ गए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, दो लिगेंड आ गए कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, दो लिगेंड आ गए कहाँ पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। इसका मतलब लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस? तो आंसर है अलोंग द एक्सिस। भाई एक्सिस के ऊपर से ही तो आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं। ये दो लिगेंड आ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर से, है ना, दो लिगेंड आ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर से, दो लिगेंड आ रहे हैं जेड एक्सिस के ऊपर से। समझ आ रहा है सभी को? ऐसे अपन बोल सकते हैं, दो लिगेंड एक्स एक्सिस के ऊपर से, दो लिगेंड वाई एक्सिस के ऊपर से, दो लिगेंड जेड एक्सिस के ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, इसका मतलब रिपल्शन किसको मिलेगा, T2G को या EG को? तो आंसर है EG को, क्योंकि आपको मालूम है जहां लिगेंड आ रहा है वहां पहले से कौन बैठा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां लिगेंड आ रहा है वहां पहले से कौन बैठा है, वहां पहले से ये बैठा है EG ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे एक्स और वाई के ऊपर आ गया ये, है ना, और ये जेड के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हुआ लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्सिस। अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहा है, इसका मतलब उसको रिपल्शन ज्यादा किसको मिलेगा, रिपल्शन ज्यादा मिलेगा EG ऑर्बिटल को। अब ये EG ऑर्बिटल को रिपल्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि EG ऑर्बिटल्स जो होंगे वो बैठे होंगे कहाँ पे, अलोंग द एक्सिस। और अगर EG ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस बैठे होंगे, इसका मतलब लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अब देखो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ, लिगेंड भी कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। दो लिगेंड आ रहे हैं एक्स से, दो लिगेंड आ रहे हैं वाई से, दो लिगेंड आ रहे हैं जेड से। इसका मतलब लिगेंड कहां से आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, और वहां पे ही कौन बैठा है, EG ऑर्बिटल बैठा है ना। इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा किसको मिलेगा, EG को या T2G को? तो आंसर है EG को मिलेगा। इसका मतलब यहां पे EG को अगर रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो EG की एनर्जी बढ़ जाएगी ना। अगर EG को रिपल्शन ज्यादा मिलेगा तो EG की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर EG की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई, मालूम है क्या? अगर EG की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब EG ऊपर चला जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से वो ऊपर चला जाएगा, और T2G नीचे रह जाएगा। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा होगा? अब मैं इसका डायग्राम आपको बताता हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, उसके बाद इसकी एनर्जी पहले तो बढ़ेगी। एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको मालूम है रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है ना भाई, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। अब ये टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे मतलब स्प्लिटिंग हो जाएगी, EG ऊपर रह जाएगा, T2G नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? EG ऊपर रह जाएगा, T2G नीचे आ जाएगा, ये बात सही है। अब देखो ये स्प्लिटिंग वाली बात आ गई, ठीक है। सपोज ये स्टेट नंबर 1 हो गया, है ना, सपोज ये हो गया स्टेट नंबर 1, ठीक है। सपोज ये स्टेट नंबर 2 हो गया, S2 लिख दिया, और सपोज ये स्टेट नंबर 3 हो गया तो S3 लिख दिया। आ रहा है समझ में? तो स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, ये तीन स्टेट आपके सामने आ गए, ठीक है। देखो पहले वाली जो स्टेट है उसमें तो क्या है कि आइसोलेटेड स्टेट है, मतलब पहले कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, लिगेंड्स आना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लिगेंड आना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर लिगेंड आना स्टार्ट कर रहे हैं मतलब रिपल्शन होना स्टार्ट होगा भाई चारों तरफ से। सपोज ये रूम है, इसको आप अज्यूम कर लो कि ये लिगेंड की ये सेंट्रल मेटेलिक एटम की फील्ड है, और चारों तरफ से लिगेंड आने स्टार्ट हो रहे हैं। इतने सारे लिगेंड आने स्टार्ट हो रहे हैं तो रिपल्शन तो करेंगे ना, सिंपल सी बात है, रिपल्शन करेंगे। और जैसे जैसे रिपल्शन करेंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, पहले सपोज इस लेवल पे थी इसकी एनर्जी, तो बाद में इस लेवल पे आ जाएगी ना, इसका मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी ना, ईजी है ना। अब उसके बाद क्या होगा, लिगेंड कैसे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लिगेंड अगर आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस तो आपको मालूम है किसको रिपल्शन मिलेगा, EG को। और लिगेंड अगर आ रहे हैं बिटवीन द एक्सिस तो किसको रिपल्शन मिलेगा, T2G को। समझ पा रहा है? इसका मतलब क्या होगा, लिगेंड आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो वो ऊपर चल जाएगा। कौन ऊपर चल जाएगा, T2G या EG? तो आंसर है EG ऊपर चला जाएगा, और नीचे कौन रह जाएगा, T2G। तो बस वही बात हो गई, EG ऊपर चला गया, T2G नीचे आ गया। तो ये आपके सामने आ चुकी है स्प्लिटिंग वाली बात। कौन सी वाली बात, स्प्लिटिंग वाली बात आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, इससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले ये था आइसोलेटेड स्टेट, है ना, ये था कौन सा स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टूट गया, ठीक है ना, टूट गया। इसका मतलब यहाँ पे ये EG और यहाँ पे ये T2G, सही बात है, यहाँ पे ये EG और यहाँ पे T2G आ गया, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने कुछ लेबलिंग कर दो डायग्राम की। तो डायग्राम की लेबलिंग बड़ी सिंपल है कि यहाँ पे ये EG होगा, ये T2G होगा, सही है भाई। यहाँ पे ये EG होगा, ये T2G होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बीच का डिफरेंस है, ये जो बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा, डेल्टा O,
बिल्कुल सही बात है, डेल्टा ओ होगा। अभी डेल्टा ओ का मतलब क्या होता है मालूम है? डेल्टा ओ का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? स्प्लिटिंग एनर्जी। और किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए या टेट्राहेड्रल के लिए? तो आंसर है ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है भाई, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है ना, सबको मालूम है ये बात। ठीक है, तो ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो डेल्टा ओ को मैं क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा ओ को मैं बोल रहा हूँ स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। सही है बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, तो ये हो गई स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। सही बात है, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल हो गई, मतलब डेल्टा ओ बोल दिया स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब देखो यहाँ पे ये डेल्टा ओ, ये टीजी, ये टी2जी, वो सारी बातें हो गई। अब ये बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन करेगा। जैसे कि सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो जल्दी से जल्दी उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। भाई जैसे कि सपोज मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा लिगेंड है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और कोई ऐसा लिगेंड है जो बहुत लेट इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ना, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये गैप बढ़ जाएगा ना भाई, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा वैसा वैसा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात समझ आ रही है, मालूम है क्या? मुझे ये समझ आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, कौन से लिगेंड के लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ बड़ा होगा। क्या बोला? डेल्टा ओ बड़ा होगा। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ छोटा होगा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है क्या? तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक ये समझ में आ रहा है। तो देखो ये ईजी हो गया, टी2जी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, अब वो क्या होगा वो अपन देख लेते हैं, चलो अगली स्लाइड में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कौन सा होता है मालूम है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन, ये चार हो गए आपके सामने। ठीक है, कार्बन, सबसे पहले कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हैलोजन। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला पार्ट है ना, और जो ऑक्सीजन हैलोजन वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? वीक फील्ड लिगेंड वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इस बात का मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ये तो आपको मालूम होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? आंसर है नो, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जिसकी ईएन ज्यादा है, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है जेड इफेक्टिव, है ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा क्या? आंसर है नो, नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी ईएन ज्यादा है, सही ना, ये जो ऑक्सीजन है इसकी ईएन ज्यादा है। अगर इसकी ईएन ज्यादा है इसका मतलब क्या है? जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। तो कौन जल्दी देगा? कार्बन, क्योंकि इसकी ईएन कम है, तो इसकी ईएन कम है मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो मुझे एक बात समझ आ गई, मालूम है क्या? मुझे ये समझ आ गया कि कार्बन की ईएन कम है मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है मतलब लेट इलेक्ट्रॉन देगा, लेट इलेक्ट्रॉन देगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब समय लेट इलेक्ट्रॉन देगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, है ना, जो आपको पता भी होगी, शायद मैंने पहले बताई होगी कभी ना कभी। नवीन चंद्र सफल क्या बोला? नवीन चंद्र सफल। नवीन चंद्र सफल मतलब नाइट्रोजन कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब सफल हो गया, है ना, और WFL का मतलब विफल, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो नवीन चंद्र सफल, क्या बोला? नवीन चंद्र सफल। ठीक है, NC स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये OX कौन सा हो गया? वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप खुद ही देख सकते हो कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार अपन कुछ बातें बताते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के लिए। सपोज मैं फर्स्ट नंबर पे H2O बोलता हूँ, बताओ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? बोलो भाई जल्दी से, H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? H2O कौन सा 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 लिगेंड है? H2O वीक फील्ड लिगेंड है। वेरी गुड, शीतल का पहला कमेंट था, देख रहा हूँ मैं, स्क्रीन लगी हुई है मेरे सामने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, आपको पता होगा कि H2O कौन सा लिगेंड है? H2O है वीक फील्ड लिगेंड। H2O वीक फील्ड लिगेंड कैसे है पता लग गया? क्योंकि आपको मालूम है कि H2O में ऑक्सीजन डोनर आ रहा है। कौन सा डोनर आ रहा है? ऑक्सीजन डोनर आ रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन डोनर आता है वो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। समझ में आ रहा है? अभी तो बताया था नाइट्रोजन कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, नाइट्रोजन कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये वाला कौन सा हो गया? वीक फील्ड लिगेंड हो गया। इसी प्रकार से सेकंड अपन बोलते हैं, जल्दी कॉपी करो, F नेगेटिव लिखा हुआ है। अब बताओ F नेगेटिव भी क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड ही तो होगा, क्योंकि आपको मालूम है F नेगेटिव में क्या होगा? F नेगेटिव में फ्लोरीन वाली बात है, हैलोजन वाली बात है, और हैलोजन वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बताया था ना अभी, है ना। ऐसे बहुत सारे
जैसे कि थर्ड नंबर पे बोलूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सी एन नेगेटिव, किसी का मतलब हो तो सी एन नेगेटिव लिखा हुआ है, तो सी एन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा? बोलो जल्दी बोलो, सी एन नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या वीक फील्ड लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि यहाँ पे कार्बन डोनर है, और कार्बन डोनर है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कृष्णानंद ने सबसे पहले लिखा, पी कुमार ने भी लिखा, वेरी गुड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। विरांची ने भी लिखा, शैली ने भी, वेरी गुड, शीतल ऑल्सो, बहुत सारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे सीओ लगा हुआ है, सीओ में भी कार्बन डोनर है, और कार्बन डोनर है, इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। कर लोगे ना, है ना? अब ऐसे ही एक दो और आते हैं, जैसे कि ये पांचवा, COO नेगेटिव, फिर COO नेगेटिव, ऑक्सलेट, कार्बन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है? ऑक्सीजन डोनर है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन डोनर है, इसका मतलब ये क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर वाले वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीजन डोनर वाले क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, सही ना? तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया, ऐसे अपन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं 6 नंबर पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया NH3, तो ये कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होगा, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन डोनर है, और नाइट्रोजन डोनर वाला क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल टॉपिक है, ठीक है। ऐसे अपन देख सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ऐसे ढेर सारा एग्जांपल अपन खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कार्बन डोनर, क्या बोला? कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जबकि ऑक्सीजन हैलोजन डोनर क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। खत्म, इतनी सी बात थी, है ना? कर लोगे ना? क्लियर है? तो ये अपन ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड देख लिया, ठीक है। अब आप जल्दी से बताओ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा या लेट देगा? तो आंसर है जल्दी देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा अपने, ठीक है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो भी होगा वो इलेक्ट्रॉन लेट देगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जल्दी जल्दी, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो गैप को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा ना, मतलब वो उसके गैप को कंटिन्यूसली बढ़ा देगा, ठीक है। रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होने से एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होने से अल्टीमेटली गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। गैप बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा वो उतना ही ज्यादा से ज्यादा गैप को बढ़ाएगा। गैप का मतलब समझ गए? वो जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी उसको बढ़ा देगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये होता है कि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है और P की वैल्यू कम होती है। P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, है ना। P का मतलब कौन सी एनर्जी होती है? पेयरिंग एनर्जी होती है। लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो। तो P का मतलब यहाँ पे है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। P का मतलब यहाँ पे है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हो गया WFL, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड हो गया। तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए कौन सा हो गया? डेल्टा O लेस देन P हो गया, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा O लेस देन P हो गया, और P का मतलब पेयरिंग एनर्जी फिर से, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है मेरे हिसाब से, आप खुद देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे डेल्टा O का मतलब क्या है? डेल्टा O का मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी का मतलब क्या है? गैप, गैप ज्यादा होगा, ठीक है। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर। क्या बोला? एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर। अगर ये जल्दी पेयरिंग हो रही है, सुनो, अगर जल्दी पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या बात है? विरांशी ने तो पहले ही लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। अगर जल्दी पेयरिंग हो रही है, आपको मालूम है पेयरिंग तो हो ही जाती है ना, संसार की केमिस्ट्री, है ना। हाँ, तो पर किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है ना। जिसकी जल्दी पेयरिंग हो जाती है उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है ना, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। और जिसका पेयरिंग बहुत लेट होता है उसकी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी ना। ऐसे अपन खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। अब वो पेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड शैली बहुत अच्छे, है ना, कर लोगे ना। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में कैसे पेयरिंग एनर्जी डिफाइन होती है। जैसे कि सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, सुनना ध्यान से। ये आ गए शेप्स मेरे सामने, और ये मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, T2G और EG का डायग्राम, ठीक है। एक तो ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है, सुन लो ध्यान से, है ना। एक तो ये वाला डायग्राम है और एक ये वाला डायग्राम है, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में है क्या, मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। बीच में लाइन खींच देता हूँ। हाँ, ये सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है और ये सपोज वीक फील्ड लिगेंड का केस है, सही है बेटा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है और ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी और P की वैल्यू कम होगी। सुन रहे हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होगी और P की वैल्यू कम होगी। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा O इज हायर देन P। सही बात है, डेल्टा O इज हायर देन P। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा O इज लोअर देन P। बात सही है, बिल्कुल सही है ना।
अब देखो यहाँ पे अगर मैं बढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, डेल्टा ओ की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा ओ की वैल्यू इस गैप के बराबर है, ठीक है। ये जो गैप होगा ये डेल्टा ओ होगा, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये वाला जो गैप होगा ये भी डेल्टा होगा। तो देख लो डेल्टा ओ छोटा दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना सभी को? हाँ ठीक है, ये डेल्टा ओ आपको छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो बात वही है कि यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू बड़ी है और यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू छोटी है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई। यहाँ पे डेल्टा ओ बड़ी है, यहाँ पे डेल्टा ओ छोटी है, ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करता हूँ तो पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही आएगा, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ये ऐसा नंबर नहीं है 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1 2 3, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वापस वही बात आ गई, यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन, सही है बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखे हैं, ये मैंने किसके नंबर लिखे? इलेक्ट्रॉन के नंबर लिखे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन सोचेगा ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा गैप पे। गैप मतलब समझ गए? गैप का मतलब है ये जो गैप है ना डेल्टा ओ, इस वाले गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा गैप पे। अगर ये गैप कम है, सुनना ध्यान से, अगर ये गैप बहुत ही कम है, इसका मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो आंसर है ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मालूम है गैप ही बहुत कम है। अगर ये गैप बहुत कम है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि गैप कम होने के कारण फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा, है ना। सिक्स्थ नीचे, सेवेंथ भी नीचे, एट्थ भी नीचे, उसके बाद नाइन्थ ऊपर और टेंथ भी ऊपर। ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3, देखो मैं हाथों के इशारे से बताता हूँ उसको, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा भी नीचे, तो 1 2 3 नीचे, उसके बाद 4 5 6, 4 5 ऊपर, फिर 6 नीचे। ऐसा क्यों? गैप कम था तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब देखो ना, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, तो 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 6। ये नीचे क्यों आया पता लग रहा है? ये नीचे क्यों आए पता लग रहा है क्या? क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। अगर गैप बहुत ज़्यादा है इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 तक तो नीचे ही आएंगे ना। उसके बाद गैप बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली अब जाके ऊपर आएगा, जैसे कि 7, उसके बाद ये 8, उसके बाद ये 9, उसके बाद ये 10, सही ना। उसके बाद ये 9 इधर आ गया और उसके बाद ये 10 भी इधर आ गया, ठीक है। आ रहा है समझ सभी को? ऐसे अपन देख सकते हैं, मतलब इस तरह से अपन देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके, कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको जल्दी से वैसे ही बताता हूँ, है ना, मतलब एक्शन से बताता हूँ। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे ही नीचे आ गए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है बताओ? अगर सारे ही नीचे आ गए पहली बार में तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वेरी गुड, ठीक है। शैली का पहला कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है। कर लोगे ना? मतलब मैंने बोला कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आप खुद ही बता सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। फील कर पा रहे हो आप इस टॉपिक को, ठीक है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ऐसे ही मैंने बोला 1 2 3 4 5 ऊपर, यानी कि क्या हो गया? वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ऐसा अपन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है मज़ा आ रिला है। अरे छोड़ना यार तू यार, चलो पानी पी लेता हूँ मैं। लिख लिया? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की बात अभी तक हो चुकी है। सही भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की कहानी अभी तक सही है? अभी तक बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपके सामने आ चुका है 1 2 3, जैसे कि फिर से बोलता हूँ एक बार, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था या वीक फील्ड लिगेंड था बता? जो मैंने अभी किया वो क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अनुपम का पहला कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है। शीतल का भी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शैली का भी बहुत बढ़िया, शानदार, अल्टीमेट, ठीक है। कृष्णन का भी, बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ 1 2 3 और 4 5, तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया, क्योंकि ऊपर से आ गया ना, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? खत्म। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की ये कहानी अपन ने डिस्कस कर ली। अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग लगा लो, नहीं तो छोड़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6
कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 और इसके ब्रैकेट में लिख लो सॉल्व्ड बाय CFT। लिख लिया। एक बात दिमाग में सेट कर लो, ये मेरी अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा अपन क्या लगाएंगे, CFT लगाएंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 के अलावा हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो अपन लगाएंगे VBT। इस बात को दिमाग में सेट कर लो, बहुत काम की चीज़ है क्या, कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए, क्या बोला, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, VBT या CFT। बोलो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो हम क्या लगाएंगे, CFT, ठीक है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अलावा आए, यानी कि 4 आए, 5 आए, कुछ और कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे VBT, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सॉल्व्ड बाय CFT, अदर कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व्ड बाय VBT। इजी है ना। अब देखो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सॉल्व्ड बाय CFT, ठीक है। अब जैसे कि सपोज मैं इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और पहला क्वेश्चन है ये FeCN6। सुनना ध्यान से, FeCN6 ये लैग कर रहा है यार। FeCN6 के ऊपर -4। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है यार, क्या यार, देखो फिर टेढ़ा हो गया। चलो कोई नहीं, जैसा भी आपको समझ में लग रहा है ना। FeCN6 के ऊपर -4 आ गया, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, तो आंसर है +2 होगा, ठीक है। अच्छा, +2 कैसे होगा ये आपको पता लगा। +2 इसलिए होगा भाई, x मान के निकालना आपको आता ही है, तो x - 6 = -4 और x - 6 अनुपम, सौम्या, बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। तो आपको मालूम है कि x - 6 = -4 और x कितना हो गया, +2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर आप सभी को मालूम है 26 होता है, 26 का मतलब D6H2। अब ये चीज़ भी आप दिमाग में सेट कर लो, जैसे 26 है तो D6H2, जैसे 25 है तो D5H2। ईजी है ना। 26 है तो D6H2, 25 है तो D5H2, ऐसे 28 है D8H2, 24 है तो D4H2, D4H2 को D5S1 लिखते हैं, मालूम है ना। इसी प्रकार से 21 है, सपोज 21 है तो D1H2, ऐसे अपन लिख सकते हैं। 22 है तो D2S2। एक बार बोल के बताओ, 21 का मतलब D2S2, सॉरी 21 का मतलब D1H2, 22 का मतलब D2S2, 23 का मतलब D3H2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 26 है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, यानी कि 26 होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, मतलब D6H2। अब देखो यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में, यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में, मालूम है आप सभी को। यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में, +2 स्टेट में। अगर आयरन +2 स्टेट में मतलब D6 बच गया भाई, H2 तो गया ना। अगर H2 गया तो D6 बच गया, सही है। तो H2 गया तो D6 बच गया, मतलब यहाँ पे D6 कॉन्सेंट्रेशन आ गई, किसकी, Fe+2 की, ठीक है। अब आप ये बताओ, Fe+2 की D6 कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अगर Fe+2 की D6 कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, मालूम है क्या। अगर Fe+2 की D6 कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साथ में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। बिल्कुल सही बोला अनुपम ने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, इसका मतलब गैप ज्यादा होगा या कम होगा, तो आंसर है ज्यादा होगा, ठीक है। गैप ज्यादा होगा ना, डेल्टा ओ की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ होगा, गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जब भरेंगे अपन इलेक्ट्रॉन को तो कैसे भरेंगे, देखो ये Eg है और ये T2G है। एक बार के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये Eg है और ये T2G है, ठीक है। तो यहाँ मैंने भरना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे ये 1 2 3। अब गैप ज़्यादा है तो नीचे आ गए ना भाई, गैप ज़्यादा है तो नीचे आ गए। गैप कम होता तो ऊपर जाता, मालूम है आप सभी को, ठीक है। सही है ना। तो गैप ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो गैप ज़्यादा होगा, और गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन सारे नीचे आ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपन ने भर दिया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपन ने भर दिया तो यहाँ पे ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली रह गए। तो मेरे हिसाब से आप एक बात समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली रह गए तो Eg के डब्बे खाली रहे या T2G के, तो आंसर है Eg के, ठीक है। ये Eg है और ये T2G है, पता है ना आप सभी को। ये Eg है और ये क्या है, T2G है, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो, क्या बोला, जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो, जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो तो आंसर आता है D2sp3। इस बात को रट ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या, जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो जाएं, क्या बोला, जब भी Eg के डब्बे
पूरी तरह से खाली हो जाए तो उसको बोलते हैं D2sp3। ठीक है बेटा, जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो जाएं तो उसको बोलते हैं D2sp3। अब बताओ, ये Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली है तो आंसर क्या आएगा? D2sp3 तो आएगा। Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हैं तो आंसर क्या आएगा? D2sp3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो जब भी Eg के डब्बे पूरी तरह से खाली हो तो आंसर आता है D2sp3, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब बताओ, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? बोलो, चैट बॉक्स ओपन है। डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? पहला कमेंट किसका आता है? अनुपम का। वेरी गुड। ठीक है, इजी है ना? डायमैग्नेटिक होगा कृष्णन का भी। वेरी गुड। ठीक है, इजी है ना? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक कैसे होगा पता लग गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। आपको मालूम है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो डायमैग्नेटिक होता है, और अगर अनपेयर्ड रहता है तो पैरामैग्नेटिक होता है। इजी है ना? इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग होती है तो वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर अनपेयर्ड रहता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ D2sp3 के साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया? तो आंसर है पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका? डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक के बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना? डायमैग्नेटिक, पहली बात तो डायमैग्नेटिक हो गया। अब n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। क्या बोला? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया। अब साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारी बातें। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी जीरो। तो भाई साहब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या है ना? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है √n×n+2। पर वो फॉर्मूला तो अभी छोड़ो, अभी तो वो काम का नहीं है फॉर्मूला। बस आप इतना याद रख लो, मेरी ट्रिक एक जो मैं बताता हूँ क्लास में, वो ट्रिक आप दिमाग में सेट कर लो कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग आंसर आता है। जैसे कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 आंसर, है ना भाई? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, तो 0 आंसर हो गया। ऐसे अगर मान लो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, अगर इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो 1 पॉइंट समथिंग। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का वैसे एक फॉर्मूला होता है, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो, √n×n+2 वेयर n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि √n×n+2 हो गया वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूँ तो क्या आएगा? ये √3 आएगा ना भाई। n इक्वल टू 1 रखते ही 1×1+2 यानी कि √3 आएगा। तो √3 का मतलब 1.73 होता है। इसका मतलब √3 की वैल्यू 1.73, तो n इक्वल टू 1 तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया भाई। 1.73 1 पॉइंट समथिंग ही तो हुआ। इसका मतलब n इक्वल टू 1 तो 1 पॉइंट समथिंग, n इक्वल टू 2 तो 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग कैसा है पता लगे? √2×2+2, √2×2+2, √2×2+2 का मतलब क्या है? रूट में कितना आएगा? रूट में कितना आएगा? 8 आएगा ना। यहाँ पे 2×2+2 तो ये कितना हो जाएगा? √8, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग, बस ये बात है। ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये बात है, क्लियर है? तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में कितनी आएगी? मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में कितनी आएगी? 0। वेरी गुड, इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 0। अब बताओ, ये डायमैग्नेटिक है D2sp3, बताओ इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है? बोलो जल्दी बोलो, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है? इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अनुपम का, शीतल का, सबका कमेंट आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये इनर ऑर्बिटल है। अब बताओ ये हाई स्पिन है या लो स्पिन है? हाई स्पिन है या लो स्पिन है? हाई स्पिन है या लो स्पिन है? तो आंसर है लो स्पिन है। ठीक है, कर लोगे ना? ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या अपन इसको बोल सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही है बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारी बातें आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए आनी चाहिए। कौन कौन सी सारी बातें? वापस देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, पता लग जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। आपको ये पता लगना चाहिए कि वो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। आपको ये पता होना चाहिए उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3 या sp3 ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ट्रिक दिमाग में सेट कर लो। आप ये सब लिखोगे नहीं तो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, है ना? अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग में ये
ट्रिक को लाओगे ना तो सारी बातें आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके सामने FeCN6 डब्बे के ऊपर -4, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा सर ने बताया था सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो Fe+2 स्टेट है ना, Fe+2 स्टेट आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 26 का मतलब D6H2, D6H2 में से 2 गए तो कितना बच गया, D6 बच गया, सही है बेटा, और D6H2 में से 2 गए तो D6 बच गया, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 सारे भर गए, सारे भर गए तो ऊपर वाला डब्बा खाली है, ऊपर वाला डब्बा खाली है, D2sp3 आंसर आ गया। और D2sp3 के साथ ही साथ इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, तो आंसर है इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, बोलो बोलो बोलो, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, तो आंसर है इनर ऑर्बिटल है। साथ ही साथ लो स्पिन है या स्पिन है, तो आंसर है लो स्पिन है। ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये सब करने में अपने को हार्डली बता रहा हूँ 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड में आप आराम से कर लोगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, मेरी गारंटी बता रहा हूँ, है ना। तो इस टाइप का अगर आपने कॉन्सेप्ट फॉलो किया ना तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, 100% कर लोगे। और ये भाई की अप्रोच है, यानी कि मेरी अप्रोच है, कभी गलत नहीं होती, ठीक है। अब देखो अगला, अब प्रैक्टिस करते हैं। देखो सेकंड अगर मैं आपसे पूछूं, सेम क्वेश्चन है बट उसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। FeCN6 और डब्बे के ऊपर लगा रहा हूँ इस बार -3, है ना। FeCN6 और डब्बे के ऊपर लगा रहा हूँ -3, ठीक है। कोई बता सकता है इस बार FeCN6 और डब्बे के ऊपर -3 है। सबसे पहले वही बात आ गई, आयरन कौन सी स्टेट में, बोलो आयरन कौन सी स्टेट में, बोलो बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। आयरन +3 स्टेट में, वेरी गुड, अनुपम का पहला कमेंट था, ठीक है। आयरन +3 स्टेट में होगा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में हो गया, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 या 25, तो आंसर है 26, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है। तो मैं लिखना स्टार्ट किया, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का मतलब क्या हो गया, D6H2, अरे सही है ना, D6H2, ठीक है। अब D6H2 में से कितने गए, 3 गए इस बार तो, क्योंकि Fe+3 है तो 3 जाने के बाद D5 बच गया, सही है। अब बताओ D2sp3 आएगा या sp32 आएगा, ये बताओ। D2sp3 आएगा या sp32 आएगा, तो आंसर है, कोई कमेंट नहीं कर रहा अभी तक, तो sp32 या D2sp3, चलो चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको मालूम है D5 हो गया, और D5 में डब्बे भरेंगे जैसे ही, तो ये Eg और ये T2G, सही ना। अब देखो Fe+3 D5, तो 1 2 3 4 5 यही होगा ना, ये डब्बा खाली और ये डब्बा खाली, मतलब D2sp3 हो गया। अरे सही तो है, ये डब्बा खाली मतलब D2sp3 हो गया, इजी टॉपिक है, D2sp3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डब्बा खाली मतलब D2sp3 हो गया। पैरामेटिक या डायमेटिक, पैरामेटिक बिल्कुल सही, ठीक है, तो D2sp3 होगा, साथ ही साथ पैरामेग्नेटिक होगा, है ना। पैरामैग्नेटिक कैसे होगा पता लग गया क्या, पैरामैग्नेटिक कैसे होगा पता लग गया, जी हाँ, पैरामेट्रिक कैसे होगा आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट होगी 1 पॉइंट समथिंग या √3 बोल दूं, एक ही बात है ना, 1 पॉइंट समथिंग √3 एक ही बात है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद एक और बात आती है, मैग्नेटिक मोमेंट हो गई, ये सब हो गई। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, बोलो इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, तो आंसर है ये क्या होगा, ये होगा इनर ऑर्बिटल, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। राइटिंग बहुत ही बेकार आ रही है, लैग कर रहा है ये, चलो कोई नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, बोलो भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वेरी गुड, अनुपम शीतल सबका कमेंट आया, वेरी गुड, ठीक है, इजी है ना। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कर लोगे आप इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना, 100% कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब और भी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट के पेपर में, कैसे आते हैं टेस्ट सीरीज के पेपर्स में, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिया इतना, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये अपन देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात वही है, मैं आपको अगर जल्दी से बता दूं तो बात कुल मिला के एक ही है, क्या सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो लगाएंगे CFT, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अलावा कोई हो तो लगाएंगे VBT, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले तो अपन ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के बाद अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के बाद अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो अपन उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, और वीक फील्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं, ये अपन ने कर लिया। और ये सब करने के बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जल्दी से मैं चाह रहा हूँ आप लोग करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ भाई, यहां लिखा हुआ है Ti, यहां लिखा हुआ है H2O होल 6 डब्बे के ऊपर +3,
TiH2O होल 6 डब्बे के ऊपर +3, ठीक है, हो गया। TiH2O होल 6 डब्बे के ऊपर +3। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +3। आप करते रहो, आप अपनी कॉपी में करो, बताओ क्या आंसर आएगा। sp3d2 या d2sp3, करो जल्दी करो। D2sp3, अनुपम का पहला कमेंट था, वेरी गुड, ठीक है। D2sp3 कैसा आएगा पता लग गया, बड़ा सिंपल है। देखो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, 23, 24 क्या होता है, 21, 22 कितना होता है, तो आंसर है 22 होता है, पता है ना सभी को, स्कैंडियम टाइटेनियम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से शीतल का पहला कमेंट था, देख लिया मैंने, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो D2S2 हो गया, है ना। अब D2S2 में से कितने गए, 3 गए, +3 स्टेट है ना, +3 स्टेट है मतलब 3 गए, और 3 गए तो क्या बच गया, D1 बच गया, है ना। अब इसकी स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होने के बाद क्या किया अपन ने, स्प्लिटिंग होने के बाद अपन ने ये ऐसा किया, ये T2G और ये EG बना दिया, है ना। अब आपको याद है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऊपर वाला डब्बा पूरी तरह से खाली है, ऊपर वाला डब्बा पूरी तरह से खाली है, तो आंसर क्या आएगा, D2sp3 आएगा ना, सही है ना। ऊपर वाला डब्बा पूरी तरह से खाली है तो आंसर आएगा D2sp3, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। D2sp3 आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1, सही बात है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने 1 लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट और वो सब भी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि √3, है ना। उसके बाद इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जल्दी लिख दूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा, बहुत इजी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऐसे अपन देख सकते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। तो ऐसा अपन देख सकते हैं कौन सा पैरामेट्रिक है, कौन सा डायमेट्रिक है। अब आप जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करके बताओ, नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। TiH2O होल 6 डब्बे के ऊपर +3 इज पैरामेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। अब बात ये भी आती है कि एक बात और आती है इसमें, क्या कि जब D1, D2, D3 कॉन्सेंट्रेशन होगी, देखो सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं, है ना, तो ये ऑलवेज D2sp3 होगा ना। इसका मतलब इसके लिए ये दोनों डिफाइंड नहीं होते कभी कभी, है ना। क्यों डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम है कि जब D1, D2, D3 कॉन्फ़िगरेशन होगी, सुना कौन सा, D1, D2, D3 का मतलब क्या पता लग गया। जैसे कि अपन 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पे, फिर अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं यहाँ पे, फिर अपन 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है D2sp3 तो होगा। तो उस केस में कभी कभी ये डिफाइन नहीं करते, है ना। डिफाइन क्यों नहीं करते ये वाला, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे D1, D2, D3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल, सही ना, D1, D2, D3 ऑलवेज इनर ऑर्बिटल या ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ अपन डिफाइन नहीं करते, तो कभी कभी इसको अपन डिफाइन नहीं करते, इसलिए आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस क्यों कर रहा हूँ पता लग गया, क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो हमेशा ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो डिफाइन करने की क्या जरूरत है, इसलिए, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही D8, D9, D10 में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इतना कॉपी कर लिया आप सभी ने। तो अब ये वही बात है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा ही होगा, तो उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है, इसलिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आता है 4th नंबर पॉइंट, और 4th नंबर पॉइंट आता है ये। अब देखते हैं कौन कौन बता सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है Mn यानी कि मैग्नीज, Mn के बाद लिखा हुआ है Cn के साथ लिखा हुआ है होल 6, और होल 6 के साथ लगा हुआ है -3, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पे MnCN6 और यहाँ पे -3 लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर
अरे ऑक्सीडेशन नंबर अनुपम ने लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। शीतल ने भी एटॉमिक नंबर लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप करो इस वाले को, आप एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन करो अभी और बताओ D2sp3 आएगा या sp32 आएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन अभी करना है और आपको बताना है ये D2sp3 होगा या sp32 होगा। बोलो जल्दी बोलो, D2sp3 होगा या sp32 होगा। हो गया D2sp3 या sp32? आंसर है D2sp3, वेरी गुड। पहला कमेंट था अनुपम का, सौम्या, कृष्णन, ढेर सारे बच्चों का कमेंट है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 आ गया और ऑक्सीडेशन नंबर +3 आने के बाद सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आने के बाद अपन देखेंगे मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है, सबको मालूम है, ठीक है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 का मतलब D5S2 है ना। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 का मतलब होता है D5S2, ठीक है। अब D5S2 में से कितने गए, एक मिनट ये लैग कर रहा है, D5S2 में से कितने गए, D5S2 में से 3 गए या 4 गए, 3 गए, और D5S2 में से 3 जैसे ही जाएंगे तो आपको मालूम है क्या बच जाएगा, D4 बच जाएगा। सही बात है भाई, 3 जाएंगे तो D4 बच जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 और ये 3 ऐसे आ गए, है ना। उसके बाद चौथा यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ रहा है सब में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो 1 2 3 और ये चौथा इधर आ गया, ठीक है। अब ये बताओ D4 आपने भर दिया, अब बताओ क्या ओवरऑल डब्बे खाली हैं, है। ओवरऑल डब्बे जब भी खाली होते हैं 2 अनपेयर्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको मालूम है ओवरऑल डब्बे जब भी पूरी तरह से खाली होते हैं तो आंसर क्या आएगा, D2sp3। आंसर क्या आएगा, D2sp3। तो फाइनली द आंसर इज D2sp3। सही है बेटा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, D2sp3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनली द आंसर इज D2sp3। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 2। समझ पा रहा है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग। इजी है ना बेटा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। तो बस हो गया, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी 2 पॉइंट समथिंग। BM यूनिट होती है इसकी, BM, है ना, ये हो गया। उसके बाद आगे तो आप कर ही सकते हैं खुद ही, है ना। उसके बाद इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, बोलो जल्दी से, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, और साथ ही साथ लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो लो स्पिन है, ठीक है। लिख सकता हूँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब, ठीक है। और पैरामेट्रिक होगा, वेरी गुड, ठीक है। हो गया भाई, ऐसा अपन डिफाइन कर सकते हैं कौन सा इनर ऑर्बिटल है, कौन सा लो स्पिन है, कौन सा हाई स्पिन है, ये सब अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इजी है भाई। अब ऐसे 1-2 क्वेश्चन और कर लो फिर खत्म करता हूँ बस, ठीक है। मज़ा आ गया, गजब पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा अनुपम, ऑल द बेस्ट। बस ढंग से सुनने वाला चाहिए मेरे को, है ना, तो क्लियर हो ही जाता है ना। चलो भाई, तो इसी के साथ ये सारी बातें करते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक 2018 का या पता नहीं 17 का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। हाँ थैंक यू बेटा शीतल। चलिए ये 4th हो गया। उसके बाद 5th नंबर पे अपन लिखते हैं ये Zn NS3 होल 6 डब्बे के ऊपर +2। बहुत इजी, जिंक +2 स्टेट,
जिंक +2 स्टेट, D10 कॉन्फ़िगरेशन, सही है। D10 में इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, ऑब्वियसली, है ना। D10 में इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है। अब D10 में इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? D2sp3 या sp3 2? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन तो आने की जगह ही नहीं है ना। अब इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, जैसे कि मैं भर के बताता हूँ, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6, उसके बाद ऐसे ही सारे भरे हुए ना। अब सारे ही भरे हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, सही है बेटा। सारे भरे हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, और इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? sp3 आएगा ना भाई। D2sp3 तो हो ही नहीं सकता ना, D2sp3 तो हो ही नहीं सकता, तो sp3 हो जाएगा ना। हाँ, अब इसमें वही बात आ गई कि यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पता लग गया, क्योंकि तो अंडरस्टूड है ना कि भाई यहाँ पे D10 है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आने की जगह नहीं है, तो ये ऑलवेज क्या होगा? इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? आउटर ऑर्बिटल होगा ना। तो ये अंडरस्टूड है कि आउटर ऑर्बिटल है, तो अपन यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे कि आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है। या क्वेश्चन आएगा ही नहीं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन पर आ गया तब तो आउटर ऑर्बिटल टिक करना ही है, बाकी क्वेश्चन आएगा नहीं कि आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है, ठीक है। कर लोगे ना। तो बस इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। D2sp, ये sp3 हो गया, ठीक है। और तो पैरामेटिक या डायमेटिक, सबको मालूम है आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? डायमेटिक, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितनी? 0। कितना इजी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? पक्का। लब जल्दी अब वाइंड अप करते हैं इसको, 1 2 क्वेश्चन और करा के वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। हटाऊं कॉपी अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। इसका हम वो डिफाइन नहीं करते, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल डिफाइन नहीं करते इसमें, ठीक है। लब जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने एक बढ़िया एग्जांपल लिया, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। BRC, दैट इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FeH2O होल 5NO और डब्बे के ऊपर आता है +2। या तो +2 लगा सकते हो या सल्फेट लगा सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। या तो आप +2 लगा लो या ऊपर SO4 माइनस, डब्बे के बाहर SO4 लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये पूरा पूरा होता है। सबसे पहले ये देखो, एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे NO+1 स्टेट में है, कौन से स्टेट में? +1 स्टेट में, ठीक है। NO+1 स्टेट में तो X मान के निकालोगे तो ये भी +1 आएगा। ये +1 कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये X, ये 1 मिनट, ये X, ये 5 टाइम्स 0, ठीक है। ये +1 इक्वल टू +2, तो X इक्वल टू कितना हो गया? आ गया ना, X इक्वल टू कितना आ गया? X इक्वल टू +1 आ गया ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, Fe यहाँ पे +1 स्टेट में, ठीक है। अब सुनो, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 या 25? तो आंसर है 26, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का मतलब हो गया D6H2, है ना। D6H2 में से एक गया, एक जाने के बाद क्या बचेगा? D6S1 बचेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब यहाँ क्लाइमैक्स आता है इस टॉपिक का, ठीक है। बात ये कि यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 का मतलब होता है D6H2। D6H2 में से एक गया, क्योंकि Fe+1 स्टेट है। अगर Fe+1 स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो D6S1 बच गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जब भी डिफाइन करते हैं तो हमेशा S को तो इंक्लूड करते ही हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, SP, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, कोई भी अपन हाइब्रिडाइजेशन ले लें, सब में S तो आएगा ही ना। अब S आएगा मतलब S को मुझे वेकेंट रखना पड़ेगा ना भाई। S को वेकेंट रखेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन लिगेंड आके दे पाएगा उसको। आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लिगेंड आके कब दे पाएगा? जब S वेकेंट होगा, तभी तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा लिगेंड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को S को वेकेंट रखने के लिए S के इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, पता हूँ क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये 3D है और ये 4s है, तो 4th से 3rd में तो इलेक्ट्रॉन आता है ना।
आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि फोर्थ ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से दूर है, थर्ड ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास है, पता है ना आप सभी को। फोर्थ ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से दूर है, थर्ड ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के पास है। इसका मतलब फोर्थ से थर्ड पे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप आएगा, न्यूक्लियस के पास तो आएगा ना अपने आप इलेक्ट्रॉन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फोर्थ से थर्ड पे इलेक्ट्रॉन अपने आप आएगा। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे, इसको डी एक्साइटेशन बोलेंगे। ये मैं अगली क्लास में और ढंग से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? D7। अब बताओ यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है या नहीं है? H2O वीक फील्ड लिगेंड है, पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? H2O इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। NO इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से देखो, NO यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, H2O यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से बताओ, H2O कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, ये रहा। NO कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये रहा, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी प्रेजेंट है, पर ज्यादा संख्या में कौन प्रेजेंट है? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? तो आंसर है वीक फील्ड, है ना। वीक फील्ड ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है। अगर वीक फील्ड ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, इसका मतलब चलेगी वीक फील्ड की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलेगी यहाँ पे वीक फील्ड की, ठीक है। अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी फिलिंग करूंगा। अब देखो मैं फिलिंग कैसे करता हूँ, सुनना ध्यान से। ऐसे फिलिंग करता हूँ, यहाँ पे T2G और यहाँ पे ये EG वाला पोर्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही T2G EG की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, अब वीक फील्ड लिगेंड की चलेगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बात हो गई, ठीक है। अब बताओ sp3d2 या d2sp3? वेरी गुड, अनुपम का कमेंट था, है ना। तो आंसर आएगा sp3d2, क्योंकि ऊपर वाले डब्बे खाली नहीं है ना। जब भी ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली होते हैं तो D2sp3 होता है। जब भी ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली होते हैं तो D2sp3 होता है। अभी तो ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली नहीं है। अगर ऊपर वाले डब्बे पूरी तरह से खाली नहीं है तो D2sp3 होगा नहीं, तो क्या होगा? sp3d2 होगा ना। तो आंसर क्या आएगा? sp3d2। sp3d2 के साथ ही साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोलो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो इसका मतलब n=3 हो गया। ये n=3 कैसे हुआ पता लग रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, दिख रहा है आप सभी को, है ना। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, क्लियर है। और साथ ही साथ ये पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक? तो पैरामेट्रिक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा? पैरामेट्रिक होगा। अब बताओ, पैरामेट्रिक के साथ ही साथ ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट होगी 3 पॉइंट समथिंग। कितना इजी टॉपिक है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं, और ये बढ़िया टॉपिक था बेटा, है ना। आज अपन ने जो खत्म किया ना कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, जो हमने ये हाइब्रिडेशन निकाली है, ये बड़ा शानदार टॉपिक है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अभी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब लगेगी अभी प्लान नहीं है, जैसे ही प्लान होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए ही हैं सब लोग, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए ना SS केमिस्ट्री यूनिवर्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, जब भी इसकी अगली क्लास होगी। आज मज़ा आया पढ़ने में? बोलो भाई, थोड़ी आपसे बातें कर लूँ फिर जाऊँ, है ना। तो आज मज़ा आया पढ़ने में? ऑलमोस्ट 10 बज चुकी है ना। हाँ, अलग लेवल का मज़ा, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही होगी पहले से। हैंड आउट है एक, वो दिखा देता हूँ। ये प्रेजेंट नहीं हो पा रहा, ये कल भी ऐसे ही हो रहा था, चलो छोड़ो। तो मैं आपको लास्ट में ये बताता हूँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना हो तो मेरा अनअकैडमी का कोड है SSCAM, SSCHEM। मुझे पता है कई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर ये तो याद है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें याद होगा ये वाला कोड, है ना। तो ये मेरा अनअकैडमी कोड है, ये आप ज़रूर यूज़ में लें, है ना। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? SS केमिस्ट्री यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ ही क्लास लेना सर। नेक्स्ट क्लास कहाँ होगी? नेक्स्ट क्लास बेटा YouTube पे होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना। ये जो क्लास अभी चल रही है इसका भी रिकॉर्डेड कंटेंट YouTube पे चला जाएगा, और जैसे ही होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी अगली क्लास होगी। टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस उस क्लास में अटेंटिवली आना जरूर है, ठीक है ना। तो आप आओगे नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? तो इस तरह से, ठीक है। आया मज़ा? तो एक बार आज की स्लाइड दोबारा दिखा दो आपको सारी। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? वैसे क्लास छूट चुकी है, आप चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं, है ना। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा? आज अपन ने वर्नर थ्योरी से स्टार्टिंग, इतनी सारी स्लाइड भर दी आज तो मैंने, है ना। एक बार सारा दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वर्नर थ्योरी से अपन ने स्टार्टिंग की थी आज की क्लास की। उसके बाद अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद अपन ने डिफरेंस कंप्लीट करने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स किए जिसमें कि कंडक्टेंस को अपन ने डिटरमाइन किया, किसकी कंडक्टेंस क्या होती है डिफाइन किया, किसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, AgCl के कितने मोल्स PPT बनेंगे ये अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने ये देखा कि कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है
प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी में, है ना। उसके बाद ये हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइंड होती है वीबीटी के अकॉर्डिंग, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था आज की क्लास में कि इनर ऑर्बिटल क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल क्या होता है। बताओ भाई D2 sp3 क्या होता है? इनर ऑर्बिटल होता है, वेरी गुड, ठीक है। sp32 क्या होता है? आउटर ऑर्बिटल होता है। जो इनर ऑर्बिटल होता है उसको लो स्पिन भी बोलते हैं और जो आउटर ऑर्बिटल होता है उसको हाई स्पिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद आज की क्लास में अपन ने CFT का भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, डी ऑर्बिटल कितना टाइप के होते हैं सब देख लिया। और फिर फाइनली अपन ने ढेर सारे क्वेश्चन किए और क्वेश्चन करने में आपको मजा आ गया, है ना। चलिए भाई, बहुत एनर्जी लग गई मेरी भी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तो SS के हम जरूर लगाएं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए SS के हम जरूर लगाएं, ठीक है। चलो भाई, बस जाऊँ, नाम ले लो एक बार जितने बच्चे क्लास में लाइव है ना। अनुपम, शीतल, क्या बात है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो भाई, तो ऑल द बेस्ट बेटा शीतल, ऑल द बेस्ट। हाँ, थक गया, सुबह क्लास भी है मेरी दोबारा। चलो भाई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एंड क्लास कर देता हूँ।